वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आयोग के द्वारा दिए हुए निबंधों में जो विगत मुख्य परीक्षा आपकी अभी बीती हुई है, विगत का मतलब बीता हुआ ही होता है, तो उनके विषयों पर हम चर्चा कर रहे थे। जितने भी टॉपिक दिए गए थे सब पर बकायदा मॉडल आपको दिया जा रहा था, साथ में एक्सप्लेनेशन। तो ये काम हमारा चलता रहेगा। अभी हिंदी वाला दिया गया है, इंग्लिश वाला भी अब शुरू हो जाएगा, वो भी 2 दिन के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो अंग्रेज़ी वाले वहाँ से देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो मॉडल है इन्हें रटना नहीं है और न इनको एकदम से हूबहू छापने की आवश्यकता है। सिर्फ आइडिया लेने के उद्देश्य से ये दिए जा रहे हैं। मतलब आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, किसी टॉपिक पर आप कैसे लिखें। और ये भी संभव है कि आप जो टॉपिक तैयार करके जाएं उसका करीबी आयोग दे, हूबहू वही टॉपिक ना दे। ये संभव, मतलब ये पूरी तरह से पॉसिबिलिटी, क्योंकि एकदम जो आपने रटा हुआ है, जो टॉपिक आपने रटा हुआ है वही हूबहू आ जाए परीक्षा में, ये हो ही नहीं सकता है। बहुत कभी कभी ऐसा, मतलब उत्तम संयोग बैठ जाए तो अलग बात। तो यहाँ जो ग्लेशियर वाला मामला है ये अलग अलग रूपों में पूछा जाता है। कभी ग्लोबल वार्मिंग के नाम से दे देगा, कभी पर्यावरण की चिंताजनक दशा या कुछ इस तरह का दे देगा, मानव जाति का अंत निकट है कुछ ऐसे ही, या प्राकृतिक आपदाओं का विकृत होता हुआ स्वरूप ऐसे करके दे देगा। तो उन सब में ग्लेशियर एक बड़ा पोर्शन, अपना बड़ी भूमिका निभाते हैं और यहाँ तो ग्लेशियर पर ही फोकस रहना है। तो आप लिख कैसे सकते हैं? अब इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप कुछ फिल्मों का संदर्भ ले सकते हैं, किसी ऐसे धारावाहिक या ऐसी डॉक्यूमेंट्री का संदर्भ ले सकते हैं जिसमें कि इस तरह की कल्पना की गई हो, फैंटेसी ही सही, कल्पना की गई हो कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उससे तमाम जो मौसम की अस्थिरताएं हैं वो पैदा हो रही हैं, डूबने का संकट और इस तरह का, उनका संदर्भ लेते हुए। नहीं तो फिर एक ट्रेडिशनल तरीका है, और नहीं तो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट अगर हाल फिलहाल की है जिसमें कि ग्लेशियर संबंधी कोई बड़ा आंकड़ा, मतलब चिंताजनक आंकड़ा जारी किया गया हो, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। यहाँ निहायत ही ट्रेडिशनल तरीके से शुरू किया गया है। इसमें तड़का लगाने के बहुत सारे जो नुस्खे हैं उनको आप आजमा सकते हैं। यहाँ जो फिलहाल लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का खतरनाक प्रभाव अब साफ तौर पर दिखने लगा है। देखा जा सकता है कि गर्मियाँ आग उगलने लगी हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जो मौसम है पहले की तुलना में गर्म होता जा रहा है। ये तो आप पढ़ते ही हैं किताबों में, अखबारों में और न्यूज़ चैनल पर देखते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, लेकिन जो बढ़ता हुआ तापमान है वो अब हमें अनुभव भी हो रहा है। ठीक, तो अब जो परिवर्तन है वो तेज रफ्तार में हो रहा है। जलवायु तो बदलनी ही है, पहले भी बदलती रही है, आगे भी बदलेगी, उसे हम रोक नहीं सकते। वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और आवश्यकता भी है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर वो एक तेज रफ्तार में हो, मतलब उसकी जो स्पीड है वो दुगुनी चौगुनी बल्कि 10 गुनी और 100 गुनी ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगा, विनाशकारी हो जाएगा, और वही हो रहा है। तो गर्मियाँ आग उगलने लगी है, सर्दियों में गर्मी का एहसास, वर्षा ठीक से नहीं हो रही है, तो सूखा पड़ा हुआ है। अब ग्लेशियर के बारे में चर्चा हमें करनी ही है। तो आप जानते हैं कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, ये सभी जानते हैं। जो बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ की मोटी मोटी चादर युगों से पृथ्वी पर जमी हुई है जगह जगह पे, उनमें तेज़ी से गिरावट आ रही है, वो गलते जा रहे हैं, उनकी जो परत है वो पतली होती जा रही है। और जो पिघलने से ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, वो समुद्र में जाकर मिल रहा है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो ये तो एक प्रत्यक्ष संकट है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और उससे जो किनारे वाले हैं वो डूबेंगे। ये तो एक सामान्य दिखने वाला संकट है। उसके अलावा एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये कि समुद्र में जब इतनी भारी तादाद में ताज़ा पानी मिलेगा, समुद्र का पानी कैसा है, खारा है और उसकी प्रवृत्ति अलग है, उसमें जब फ्रेश वाटर इतनी बड़ी संख्या में, मतलब इतने बड़ी क्वांटिटी में मिलेगा, तो इसका बहुत बड़ा विनाशकारी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। समुद्र की स्थिति और साथ में समुद्र से नियंत्रित होने वाला हमारा मौसम पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा और ये घातक होगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ बताया गया कि सदियों से ग्लेशियर पिघलकर नदियों के रूप में लोगों को जीवन देते रहे। गंगा नदी ग्लेशियर से जन्मी है, ऐसे ही ज़्यादातर जो हिमालयी नदियाँ हैं, और सिर्फ हिमालय ही नहीं, बहुत सारी नदियों का जन्म ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है, तो ये ग्लेशियर अब तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो इनका जो पानी है वो समुद्र में मिल रहा है। ये चिंता वाली बात। मुंबई समेत दुनिया के कई हिस्से, मतलब जो तटवर्ती हैं, वो डूब जाएंगे, ये बात है। और इसका खुलासा यहाँ देखें, महानगरों और नगरों के डूबने की आशंका तेज़ी से बढ़ रही है। इसका खुलासा अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो है वो करती है, और इनकी स्टडी ये दिखाती है, इनका अध्ययन ये दिखाता है कि दुनिया के 7 शहरों पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। विस्तार से उन्होंने बताया कि तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़त के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है
या उन्होंने दावा ही किया है, निष्कर्ष नहीं निकाला है बल्कि एक तरह का दावा किया है कि तापमान अगर 2 डिग्री बढ़ता है तो गेटवे ऑफ इंडिया चारों तरफ से, गेटवे ऑफ इंडिया आप समझ रहे हैं ना, तो वो चारों तरफ से पानी से जलमग्न हो जाएगा, माने डूब जाएगा। और तापमान यदि 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो पूरी मुंबई यानी जो पूरा सालसेट द्वीप है वो अरब सागर में चला जाएगा। और सिर्फ मुंबई ही क्यों, और भी जो इस तरह के तटवर्ती हैं वो चले जाएंगे। ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं, और जब बात ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों की हो रही है तो हमें वैश्विक स्तर पर इसे देखना चाहिए। तो ये बड़ी समस्या है। तो डूबने वाला जो संकट है, पर्यावरण का निरंतर बदलता हुआ स्वरूप और उसके जो बढ़ते हुए दुष्परिणाम हैं वो हमें सोचने पर विवश करते हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो नमूना हमने अख्तियार किया हुआ है, यूरोप से शुरू हुआ ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो भूत है, ये लोगों के सिर पर इस कदर सवार हो गया है कि अब इससे निजात पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और हमने प्रकृति की कीमत पे, पर्यावरण की कीमत पर अपना विकास करना मंजूर किया है। यानी हमारा जो विकास का मॉडल है वो विनाशकारी मॉडल है, देर सवेर उसका ढहना तय है। और प्रकृति में जो इतना असंतुलन पैदा हुआ है वो हमारे औद्योगिकरण की वजह से ही हुआ है। जो अभी हम समावेशी विकास और धारणीय विकास का हवाला देते हैं और चिल्लाते हैं, रिपोर्ट में लिखवाते हैं, लंबे लंबे दस्तावेज तैयार होते हैं, अगर वही चीज़ हमने पहले की होती, मॉडल बनाने से पहले ही समावेशी धारणा को उसमें शामिल किया होता, तो आज ये नौबत नहीं आई होती। लेकिन उस समय तो सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था, ग्रोथ दिखाई दे रही थी। तो मनुष्य स्वार्थी होता है, जब तक उसके सिर पर कोई समस्या ना आ जाए तब तक वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता या प्रकृति के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, अभी भी स्थिति ये है ना कि मनुष्य को अगर ये आश्वासन कहीं से मिल जाए कि पर्यावरण को नष्ट होने दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग को खूब बिगड़ जाने दीजिए, दुनिया को डूब जाने दीजिए, आपको हम बचा लेंगे, आपको किसी दूसरे ग्रह पे शिफ्ट कर देंगे और वहाँ बढ़िया एकदम मॉडर्न बस्ती बस जाएगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, मतलब आपको पृथ्वी की कमी बिल्कुल नहीं खलेगी। उसके बाद देखिए फिर कोई चिंता नहीं, उसके बाद सारे दस्तावेज, सारा जो अभियान चल रहा है ना पर्यावरण संरक्षण के लिए, वो वहीं ठप हो जाएगा और मनुष्य निश्चिंत हो जाएगा, ठाठ से एकदम एसी चलाकर सोएगा। मतलब ये जस्ट एन एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब कि स्वार्थी इंसान जब तक सिर पर मुसीबत ना आ जाए, खुद ना झेलना पड़े, तब तक नहीं मानता है। तो वही स्थिति अब आ गई है, अब वो संकट एकदम सामने है। और प्रकृति के साथ ये होता है ना कि प्रकृति एक झटके में बिगड़ती भी नहीं है, उसमें जो विनाशकारी परिवर्तन आता है वो एक झटके में नहीं होता है कि हमने एक प्लास्टिक की थैली यूज़ की और महासागर में फेंक दी ले आकर, तो उससे पूरा महासागर पट जाएगा और समस्या पैदा हो जाएगी। या हमने एक एसी अपने घर में लगवा लिया और उससे जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुई उससे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक से कुछ नहीं होता, लेकिन जब लगातार अनेक वैसे ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, लंबे समय से वही प्रक्रिया चल रही हो, तो परिवर्तन होता है। और परिवर्तन तब विनाशकारी होता है और वो रुकता नहीं है। अगर हम अब ये सोच रहे हैं कि अब से हम सुधार कर लेंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल बना के और उन्हें अचीव कर लेंगे कि 17 हमारे लक्ष्य थे उसको हमने प्राप्त कर लिया है, और पेरिस समझौता और तमाम तरह के जो एजेंडा हैं उन पर हम पूरी तरह से काम कर लेंगे, अमल कर लेंगे, तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। ये संभव नहीं है। अब जो बिगड़ चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता। बस ये है कि अपनी ज़िंदगी के दिनों को हम कुछ बढ़ा सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। लेकिन जो विनाश होना है वो तो होगा ही, क्योंकि अब उसमें इतनी ज़्यादा रफ्तार आ चुकी है कि उसे रोकना संभव नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जलस्तर के बढ़ने की बात हो रही थी। महासागरों का बढ़ता क्षेत्रफल, जलस्तर एक दिन तटवर्ती भाग, द्वीप सबको जलमग्न कर देगा, और ये स्थितियां भारत में हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से एक बड़े संकट का कारण मतलब भारत के लिए बन जाएंगी, और जो साथ में द्वीपीय देश हैं उनके लिए भी। इसके साथ साथ आप लिखें कि ग्लेशियर का पिघलना ऐसा नहीं है कि वो बर्फ के पहाड़ जो है वो पहली बार पिघल रहे हैं, इससे पहले भी पिघलते थे। उनमें जो मेल्टिंग की प्रक्रिया है वो आज की नहीं है, लेकिन अब बढ़ गई है ये बात। तो ग्लेशियरों का पिघलना सदियों से जारी है। पर्यावरण पर इनके तरह तरह के प्रभाव भी होते हैं, लेकिन वो प्रभाव ज़्यादातर लाभदायक ही होते हैं, विनाशकारक कम होते हैं। मतलब बात यह है ना कि ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों का निर्माण होता है। अब नदियों का जो ताज़ा पानी है वो समुद्र में मिलकर जो मिनरल सप्लाई है उसको मेंटेन रखता है। नदियाँ अपने साथ जो कुछ भी अवसाद बहा कर ले जाती हैं वो समुद्र में पोषक तत्वों को फुलफिल करने का काम करता है, रिचार्ज करने का काम करता है। तो ये तो समुद्र के लिए अच्छा है, वहाँ के जो जलीय जीव हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वही अगर अति हो जाए तब क्या होगा? तो जो जलीय जीवन है वो तो नष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ रहने वाले प्राणियों को इतनी ज़्यादा ताज़े पानी की अपेक्षा ही नहीं है, वो तो खारे पानी में रहने के लिए बने हुए हैं। तो उनकी तो बर्बादी होगी ही, साथ में मौसम का जो बदलाव है वो हमें ले डूबेगा। ठीक है, तो उसको आप बखूबी लिख सकते हैं। और इसमें आप कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ का संदर्भ ले सकते हैं। बॉलीवुड तो आजकल न जाने क्या बना रहा है, लेकिन हॉलीवुड में इस तरह की फिल्में पहले से बनती रही हैं।
वो लोग खतरों से पहले से परिचित हैं और भविष्य को देख पाते हैं। तो इसीलिए उनकी जो कल्पना है, जो फैंटेसी है, वो भी पूरी तरह से एकदम हवा में या कहा जाए कि ख्याली पुलाव ही नहीं होती है, वास्तविकता होती है जो कि देर सवेर दिखाई देती है। वैसे तो इस मुद्दे पर न जाने कितनी हॉलीवुड की फिल्में बन चुकी हैं और संभव है कि बॉलीवुड ने भी एक आध बार इधर ध्यान आकर्षित किया हो, लेकिन एक मूवी थी जो कि मुझे याद आ रही है और काफ़ी अच्छी थी। इसमें उसका संदर्भ नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये 2004 की फिल्म है, काफ़ी पहले की है आज से, और ये अमेरिकी थी, मतलब वही हॉलीवुड की मूवी थी, द डे आफ्टर टुमारो। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। तो द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों की ही बात है। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर की जो मोटी चादर ध्रुवों पर जमी हुई है वो तेज़ी से पतली होती जा रही है और फ्रेश वाटर तेज़ी से समुद्र में मिल रहा है। अब समुद्र के जल स्तर में तो वृद्धि हो ही रही है, समुद्र का तापमान असंतुलित हो रहा है, समुद्र का व्यवहार, वहाँ की जो धाराएं हैं उनका व्यवहार बदल रहा है और तापमान में एकदम से तेज़ी से गिरावट आती है और एक नए हिमयुग की शुरुआत होती है। पहले तो मूसलाधार वर्षा, उसके बाद समुद्र में सुनामी जैसी स्थिति और वो पानी फिर फ्रीज होकर वहाँ एकदम कड़कड़ाती ठंड और अंत में एकदम से हिमयुग वाला जो माहौल है वो तैयार हो जाता है। लेकिन चूंकि फिल्म थी तो उसमें क्लाइमेक्स को डायरेक्टर ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया था, तो अंत में जो हीरो हीरोइन या उनके परिवार वाले थे वो कुछ बलिदान के बाद बच जाते हैं। कमरा बंद कर लिया, खुद को गर्म कर लिया, तो वो जमने से बच गए। लेकिन असल स्थिति ऐसी नहीं है यहाँ। मतलब ऐसे तो फिल्मों में क्लाइमेक्स मनुष्य तय करता है और ये जो रियल है ना, मतलब रियलिटी है, रियल लाइफ है, इसमें क्लाइमेक्स तय करने का काम प्रकृति का होता है और वो क्लाइमेक्स विनाशकारी होगा। उसमें कोई भी सुखांत स्थिति नहीं होगी कि सब कुछ अंत में हैप्पी एंडिंग हो गई, ऐसा नहीं होता। वहाँ सब नष्ट हो जाएगा और फिर नए सिरे से शुरुआत होगी। प्रकृति जब बनाना चाहती है तो पहले पीछे की चीज़ों को साफ करती है, तो सफाई जब एक बार करने लगेगी तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ लिख सकते हैं। साथ में अपने वाले जो ग्लेशियर हैं उनकी भी चर्चा करते चलें। तो 1930 के आते आते मौसम बदला, ये पीछे की बात की जा रही है। बर्फबारी कम होने लगी, उससे पहले ज़्यादा होती थी। असर ग्लेशियर पर भी पड़ा, मतलब बर्फबारी से ही ग्लेशियर को खाना मिलता है, वो अपनी स्थिति को मेंटेन करते हैं। जितना पिघलता है उतना बर्फ के ऊपर से गिरने से फिर मेंटेन हो जाता है, मतलब वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो वो प्रभाव ग्लेशियरों पर पड़ा। ये बढ़ने की बजाय पहले तो स्थिर हुए। पहले क्या होता था, ये बर्फबारी खूब होती थी तो बढ़ते थे, इनका आकार बढ़ता जाता था। उसके बाद ये स्टेबल हो गए, न बढ़े न घटे, और उसके बाद भी पिघलना जारी रहा और ऊपर से नई परत जमनी बंद हो गई, तो इससे इनकी जो साइज़ है वो रिड्यूस होने लगी, कमी आने लगी। गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 2 दशक में यानी 20 सालों में हर साल 5 से 20 मीटर की गति से पिघल रहा है। आप नाप कर देखिएगा ऐसे ज़मीन पर ये लंबाई और चौड़ाई कितनी आएगी, 5 से 20 मीटर। 5 से 20 मीटर ये कम नहीं होता है, मतलब इतना हर साल उसमें कमी आ रही है। और उत्तराखंड के 5 अन्य जो ग्लेशियर हैं जैसे कि सतोपंथ, ये सिर्फ उत्तराखंड की चर्चा हो रही है। सतोपंथ है, मिलाम है, नीति है, नंदा देवी है, चोराबाड़ी है, ये भी लगभग यही रफ्तार पकड़कर पिघल रहे हैं। और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमालय के सारे ग्लेशियरों का कमोबेश यही हाल है। मतलब थोड़े जो ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले हैं, उनमें ये कमी देखी गई है। मतलब इतना ज़्यादा पिघलने की रफ्तार नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग आंकड़ा जो है वो इसी के आसपास। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। भारतीय हिमालय में कुल 9,975 के आसपास ग्लेशियर हैं और इसमें से 900 ग्लेशियर सिर्फ उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये जो ग्लेशियर हैं इनमें से 100 मतलब जो उत्तराखंड के हैं या हिमालय ग्लेशियरों का आप टोटल ले लें, 150 से भी ज़्यादा नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और ये देश की 40% आबादी को जीवन दे रही हैं। आप भूगोल में पढ़ते हैं कि नदी जहाँ से गुजरती है वहीं सभ्यताएँ विकसित होती हैं। जितनी बड़ी बड़ी महान सभ्यताएँ हैं उनका विकास किसी नदी की घाटी में हुआ है, क्योंकि वहाँ जीवन के लिए अनुकूल दशा होती है। सिर्फ पानी ही नहीं, यातायात का साधन उपलब्ध होता है और वहाँ की मिट्टी इतनी उर्वर होती है, उपजाऊ होती है कि कुछ भी आप पैदा कर सकते हैं। अनाज का उत्पादन वहाँ बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ संकट वाली स्थिति है। मतलब ग्लेशियर खत्म हुए तो नदियाँ खत्म हो गई, नदियाँ खत्म हुई तो आबादी भी समाप्त हो जाएगी देर सवेर, वो ज़मीन ही बंजर हो जाएगी। जो गंगा यमुना का मैदान अभी इतना फर्टाइल है, इतने के बावजूद, इतने प्रदूषण और इतने दोहन के बावजूद अभी तक जो उर्वरा बची हुई है, अगर गंगा यहाँ से गुजरना बंद कर दे तो आप कल्पना करें क्या होगा। देर सवेर सब समाप्त हो जाएगा। तो ये एक बहुत भयंकर स्थिति है। और उसके अलावा ये सब तो है ही है, साथ में जो वनस्पतियाँ हैं वो तबाह हो रही हैं अलग से, उससे भी बहुत गलत असर पड़ रहा है। हिमालयी जंगल जो वन्य क्षेत्र था, मतलब हरा भरा वन क्षेत्र, उसमें आग लगने की घटना, और ये आग जो है जंगल को तो बर्बाद करती ही है, जो वन्य जीव हैं उनको नष्ट करती है, प्लस ग्लेशियरों के लिए फिर तापमान बढ़ा के उन्हें और तेज़ी से पिघलाने का काम करती है।
अब जंगल की आग पहले भी लगती थी। ये जंगल की आग जो है ये भी प्राकृतिक होती है। वृक्षों की टहनियाँ आपस में रगड़ खाकर फ्रिक्शन के परिणाम से यानी घर्षण की वजह से चिंगारियाँ उत्पन्न करती हैं और सूखे पत्ते आग पकड़ लेते हैं। तो इसका लाभ भी होता है। जो इन्वेशन स्पेशीज़ है, मतलब बाहर से आने वाली आक्रामक प्रजातियां हैं जो कि आग इत्यादि की अभ्यस्त नहीं होती हैं, वो जलकर भस्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो कूड़ा कबाड़ा है वो जलकर साफ हो जाता है और खरपतवार का भी नियंत्रण होता है। बड़े वृक्षों को ये आग नुकसान नहीं पहुंचा पाती क्योंकि कुछ देर बाद इस पर कंट्रोल स्थापित कर लिया जाए। मैंने प्रकृति का ये तरीका है। लेकिन अभी की जो स्थिति है इसमें जो आग लगती है वो बेकाबू हो जाती है, उसको रोक पाना बड़ा ही टेढ़ा हो जाता है। और ऐसी भयानक आग को काफ़ी खतरनाक आप मान सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर को नुकसान पहुंचता है, उसके अलावा आग से निकलने वाला जो एक बेहिसाब कार्बन है, चूँकि वनस्पतियां जलती हैं तो जो कार्बन स्टॉक है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वहाँ से रिलीज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक बहुत ही खतरनाक क्वालिटी की ग्रीन हाउस गैस, और फिर ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान देती है। प्रकृति का फेफड़ा कहे जाने वाले जो वन होते हैं, वर्षा वन ही अकेले फेफड़े नहीं हैं, जितने जंगल हैं वो फेफड़े का ही काम करते हैं। तो फेफड़े कहे जाने वाले ये जो जंगल हैं इनमें पूरा धुआं भर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे धूम्रपान करने से, सिगरेट पीने से आपके फेफड़े काले पड़ जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ भी है। आगे इसमें एक चीज़ और बताया गया कि आग के धुएं से ग्लेशियर के ऊपर जो कच्ची बर्फ़ पहले से जमी रहती है, जैसे बर्फबारी हुई तो बर्फ़ की एक कच्ची परत वहाँ जम जाती है, जो कि अभी स्थायी नहीं है, स्थायी हो जाएगी लेकिन वहाँ टिकेगी तब। तो आग लगी, धुआं जो गर्मी है वो उत्पन्न हुई तो ऊपर की जो परत है वो पिघल जाएगी, जो अभी जमी हुई बर्फबारी से इकट्ठा हुई लेयर है वो गायब हो जाएगी और इसका व्यापक दुष्परिणाम होगा। इसके अलावा जो कार्बन है, काला धुआं निकलेगा, कार्बन वहाँ से बेहिसाब रिलीज होगा तो वो ग्लेशियरों के ऊपर जमेगा और ये कार्बन की परत ऊपर से नई बर्फ को वहाँ टिकने ही नहीं देगी। ये एक समस्या है। तो ग्लेशियर बन नहीं पाएंगे, ग्लेशियर रिचार्ज नहीं हो पाएंगे, फिर से उनमें रीफिल का काम नहीं हो पाएगा और जो है वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से वो नष्ट हो जाएंगे। मतलब बन ना पाए, स्रोत ही खत्म हो जाए और ऊपर से उन्हें नष्ट करने का काम चल ही रहा है। तो ये सब बात है। दुनिया भर में जो ग्लेशियर हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के बैरोमीटर माने जाते हैं। जैसे बैरोमीटर दाब को नापता है और मौसम में आए बदलाव की सूचना देता है, वैसे ही ये ग्लोबल वार्मिंग का बैरोमीटर है, उसका मापक है। और ग्रीन हाउस गैसों के असर से पूरी दुनिया तो गर्म हो ही रही है। हिमालय का भी बुरा हाल है, हिमालय में भी गर्मी तेजी से बढ़ रही है। एक अभी हाल फिलहाल का अध्ययन है जिसमें कि ये पाया गया कि पश्चिमी हिमालय के औसत तापमान में पिछले 2 दशक में 2.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और ये आंकड़ा पहले के 100 साल में हुई बढ़ोतरी से कहीं ज़्यादा का है। साथ में स्टडी में ये भी देखा गया कि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे बाढ़ की विभीषिका बढ़ेगी। भाई जलस्तर बढ़ेगा तो बढ़ेगी, प्राकृतिक आपदाएं घटेंगी ही घटेंगी, नदियां धीरे धीरे करके सूखने लगेंगी और इसका दोष हम पूरी दुनिया के औद्योगिकरण और सुविधावादी जो जीवन शैली है उसी को दे सकते हैं और कुछ तो है नहीं इसके पीछे। ठीक है, वहीं से जो इस तरह की गैसें हैं उनका उत्सर्जन हो रहा है या इस तरह के विनाशकारी पदार्थों का निर्माण हो रहा है। ओजोन के साथ साथ ग्लेशियर नष्ट हो रहे हैं और पाबंदी हम नहीं लगा पा रहे हैं जिस हिसाब से लगानी चाहिए। अब तरीका तो ये होना चाहिए कि जितने इस तरह के नुकसान पहुंचाने वाले संसाधन हैं उनको तत्काल बंद कर देना चाहिए, लेकिन बंद हम नहीं कर सकते। अगर बंद कर देंगे तो जीवन शैली वहीं ठप हो जाएगी, हम उन पर इतना ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। तो अगर बंद नहीं कर सकते तो विनाश होगा, विनाश भी नहीं रुकेगा, ये भी बात है। अब ग्लोबल वार्मिंग को रोकना सीधे तौर पर हमारे वश में नहीं है, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि ग्लेशियर के क्षेत्र में तेजी से जो मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं और जो बाहर से होने वाला प्रदूषण है उस पर अंकुश लगा के थोड़ा सा अपने लिए दिनों को बढ़ा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा 2-4 वर्ष हम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। अभी हाल का एक सर्वे आया था कि गल्फ स्ट्रीम ही गायब हो जाएगी 2025 तक। ईश्वर न करे अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि अटलांटिक में क्या होगा। अटलांटिक में तापमान को बैलेंस करने का काम गल्फ स्ट्रीम करती है, वो गर्म जलधारा है। नहीं तो ध्रुवों से आने वाली लेब्राडोर जैसी जो ठंडी स्ट्रीम है वो पूरे समुद्र को जमाने में सक्षम है। उसके बाद यूरोप और तटवर्ती इलाके जो हैं वो हिमयुग का सामना करेंगे, तो वो फिल्म की स्टोरी यहाँ एकदम से सार्थक हो जाएगी। तो ऐसी जो भयंकर परिस्थितियाँ हैं वो आएंगी ही आएंगी, देर सवेर उनका आना तय है। बस हम ये कर सकते हैं कि अब अपनी ओर से कोई नुकसानदायक एक्टिविटी ना करें। ठीक है, तो इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।